आज के इस वीडियो में हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जीपीसीआर किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं बॉडी में। नाम से पता चल रहा है कि ये एक खास तरह के रिसेप्टर हैं जो कि एक खास तरह की प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं जिनको हम जी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और भी रिसेप्टर्स हैं, लेकिन और सारे रिसेप्टर्स जितने भी टाइप के रिसेप्टर हैं, चाहे वो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, एजेक स्टेट रिसेप्टर है, ये सारे रिसेप्टर्स कैसे हैं जो किसी भी स्पेसिफिक जी प्रोटीन से नहीं जुड़े हुए। ठीक है, सिर्फ एक ही रिसेप्टर ऐसा होता है जो कि स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन जिसको हम जी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये जीपीसीआर रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जीपीसीआर रिसेप्टर जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल या ऑन द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें से आप किस पर टिक करेंगे कि ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ना वो इंट्रासेलुलर होते हैं ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ऑन द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की हुई होती है, वो मेनली 3 मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और वो 2 लेयर्स के रूप में अरेंज रहते हैं, एक ये वाली लेयर है और एक ये नीचे लेयर है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है, 2 तरीके से अरेंजमेंट रहता है। इनका अरेंजमेंट 2 तरीके से कैसा होता है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स तो वो इस लिपिड की लेयर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनको फ्लोटिंग प्रोटीन्स बोला जाता है, या आपने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम सुना होगा। ठीक है, और दूसरे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में यूँ धसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो धसे हुए प्रोटीन्स हैं ये चैनल्स भी बना सकते हैं और या ये रिसेप्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है वो 2 तरह की होती है, एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की और फ्लोटिंग प्रोटीन्स जिनको कहते हैं, मेनली ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और दूसरी तरह की जो प्रोटीन्स होती है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई पाई जाती है, और रिसेप्टर इसी तरह के प्रोटीन्स का एक एग्जाम्पल है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फ्री स्टेट में नहीं होके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है, ये कंपाउंड फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म हम किसको बोलते हैं कि जब उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए रहें, यानी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स या तो लिपिड्स के साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे या प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे। तो कुल मिला के रिसेप्टर की अगर बात होती है तो रिसेप्टर किस नेचर के होते हैं, तो रिसेप्टर प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन के बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब जीपीसीआर की स्ट्रक्चर कि वो स्ट्रक्चर उसकी होती कैसी है। अब ये प्रोटीन है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन होती है। अब हमारे को अगर एक लंबी चेन को छोटे से किसी एरिया में पैक करना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसके फोल्ड बना लेंगे काफ़ी, तब वो इजीली क्या हो जाएगी, उसके अंदर पैक हो जाती है। सेम एज इट इज़ रिसेप्टर्स जो है, क्योंकि वो एक लंबी चेन है तो उसको कहाँ पर अरेंज करना है, हमारे को सेल मेम्ब्रेन में अरेंज करना है। और ये याद रखिए आप कि एक सेल के अंदर जीपीसीआर रिसेप्टर जो हैं वो यूँ समझ लो कि 100 से लेकर थाउजेंड्स तक पाए जाते हैं। अब अगर 1000 रिसेप्टर हमारे को एक ही सेल की सेल मेम्ब्रेन में एडजस्ट करने हैं तो हमारे को स्पेस तो कम से कम चाहिए होगी ना। अब उसका अरेंजमेंट जो है जीपीसीआर का, एक ही प्रोटीन मॉलिक्यूल है लंबा, और इस लंबे मॉलिक्यूल को इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से अरेंज किया गया है, तो ये पूरा क्या है, एक जीपीसीआर रिसेप्टर है। ठीक है, जीपीसीआर रिसेप्टर का वो पोर्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर यूं धसा हुआ रहता है, जो यूं कह लो कि कॉलम बना रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो धसा हुआ है, तो वो कितनी स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है, तो हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मेम्ब्रेन स्पैनिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है, यहाँ पर 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब दूसरी बात, ये तो मेम्ब्रेन स्पैनिंग स्ट्रक्चर्स हुई, इसके बाद आपको लूप्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये लूप्स 1 2 3 सेम एज इट इज़ सेल के अंदर भी 1 2 और ये 3
3 लूप सेल के अंदर और 3 लूप्स बाहर हैं। इन लूप्स को हम किस नाम से जानते हैं? डोमेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स पाए जाते हैं और कितने इंट्रासेलुलर डोमेन्स पाए जाते हैं, तो इंट्रासेलुलर डोमेन्स कितने हैं? 3, और ऐसे ही 3 ही एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स पाए जाते हैं। तो 3 डोमेन इंट्रा और 3 ही एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। टर्मिनल्स हम किन को बोलते हैं? टर्मिनल्स हम बोलते हैं एंड्स को या यूँ कह लो सिरों को। तो एक तो स्टार्टिंग का सिरा होगा रिसेप्टर का और एक एंड का सिरा होगा। ठीक है, 2 सिरे हैं। अब जिस पर एमीन ग्रुप, एमिनो एसिड है, तो एमीन ग्रुप क्या होता है? NH2। तो जिस साइड पर NH2 ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम एन टर्मिनल के नाम से जानेंगे, और जिस पे COOH एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसको हम सी टर्मिनल के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसमें जो रिसेप्टर नज़र आ रहा है हमारे को, इसके अंदर एन टर्मिनल कहाँ पर है? बाहर की ओर, एक्स्ट्रा सेलुलर, और सी टर्मिनल कहाँ है? सेल के अंदर। तो अरेंजमेंट जो रहेगा, एन टर्मिनल शुरुआत रिसेप्टर की कहाँ से हो रही है? बाहर से। ये सिरा एक सेल के स्टार्टिंग का वो बाहर रहेगा और वो एन टर्मिनल होगा। उसके बाद आते हैं बाइंडिंग डोमेन्स। एक तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और दूसरा जी प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन्स। अब बाइंडिंग डोमेन्स की बात आ रही है जब, तो बाइंडिंग डोमेन्स का क्या मतलब है? बाइंडिंग डोमेन्स का ये मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाइंड हो रही है, स्पेसिफिक चीज़ जो है उसको बाइंड किया जा रहा है। अब सबसे पहले बाइंडिंग डोमेन जानने से पहले हमारे को दोनों चीज़ों के बारे में जानना है कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। एक तो लिगेंड के बारे में बात हो रही है और दूसरा जी प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। अब लिगेंड किसको बोलेंगे और जी प्रोटीन किसको बोलेंगे? तो लिगेंड कोई भी वो मॉलिक्यूल जब वो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है तो वो रिसेप्टर में हलचल पैदा कर देता है, और हलचल पैदा होने से उस रिसेप्टर में क्या होगा? सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल आसपास रिसेप्टर के घूम रहे हैं, सेल के बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सारे के सारे बाइंड नहीं होंगे। ठीक है, और बाइंड नहीं होंगे तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो ही मॉलिक्यूल लिगेंड कहलाएंगे जो मॉलिक्यूल्स बाइंड होने के बाद क्या कर दें? रिसेप्टर में से काम करवाना शुरू कर दें। ठीक है, अब वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, और वो कोई ड्रग भी हो सकती है। लिगेंड का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड नंबर पे आ रहा है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है? तो जी प्रोटीन मैंने पहले ही बताया था, GPCR रिसेप्टर, वो नाम ही इसलिए पड़ा है उसका क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन से जुड़ा हुआ है जिसे हम जी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और इस डायग्राम में मैंने इसको इस रूप में शो किया है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी ये जी प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर की तरफ से एक डोमेन पे जुड़ा हुआ है, और ये 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है। सबसे बड़ी सब यूनिट अल्फा, फिर दूसरी बीटा और तीसरी गामा। इस तरीके से ये 3 सब यूनिट्स का बना हुआ एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिसेप्टर खुद भी प्रोटीन चेन का ये बना हुआ है, एमिनो एसिड्स की ये भी लंबी चेन है, ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं जी प्रोटीन की, वो प्रोटीन कौन सा है जिससे वो रिसेप्टर अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है, और ये जो है काम करने में रिसेप्टर को मदद कर रहा है। अब इसमें हमने डोमेन की बात की है। एक डोमेन ऐसा है जहाँ पर लिगेंड बाइंड होता है, और दूसरा डोमेन ऐसा है जहाँ से जी प्रोटीन जुड़ी हुई है। तो जहाँ लिगेंड बाइंड होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होगा, उसको हम लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कह देंगे, और जहाँ पर जी प्रोटीन जुड़ी हुई है वो सेल के अंदर की तरफ होगा वो डोमेन, और उसको इंट्रासेलुलर हम बोल देंगे। तो जी प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन हमेशा इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो आपको इन 7 स्ट्रक्चर्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसमें भी हम जो जी प्रोटीन है इसको आगे लास्ट में हम बताएंगे। जी प्रोटीन भी एक तरह की नहीं होती है, ये भी 4 तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन कि ये काम कैसे कर रही है, इसके बेसिस पे जी प्रोटीन भी आगे 4 तरह की है। लेकिन उससे पहले अभी तक माइंड में बस ये रखना है कि जी प्रोटीन पाया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन है और रिसेप्टर्स की मदद करता है उसमें काम करने के लिए।